जस्ट इतना सारा इसका स्क्रिप्ट को यूज है। आगे इसको जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ इसका हम कुछ इस्तेमाल भी करेंगे, बट यहाँ तक इसमें यही था। देन रियल एंड इमेजिनरी, इसमें क्या होता है कि आपके पास लेट्स सपोज कोई आंसर आ रहा है जिसके अंदर कुछ रियल पार्ट भी है, कुछ इमेजिनरी पार्ट भी है, ठीक है। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कुछ आंसर आ रहा है जिसमें आंसर इस तरह से x इक्वल्स टू 2.5 प्लस 6 आयोटा। अच्छा, मैटलैब के अंदर आयोटा को आप स्मॉल आई से डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये आपने कर दिया x इक्वल 2.5 प्लस 6 आयोटा। अब यहाँ से आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। आप क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज z इज इक्वल्स टू रियल राउंड ब्रैकेट्स के अंदर x मेंशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो इसका रियल पार्ट है वो मिल रहा होगा, और अगर आपने इमेजिनरी पार्ट भी कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे imag, और ठीक है। अब यहाँ पे अगेन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दोबारा से वेरिएबल कर देंगे। अब क्या होगा, x का जो रियल पार्ट है जो 2.5 था, देखिए आपको पहले मिल गया z की फॉर्म में, इक्वल टू z डिफाइन किया हुआ था, और इसको मैं कर रहा हूँ w। अच्छा, ये आ गया आपके पास। अब जो रियल पार्ट था आपके पास वो 2.5 ऊपर आपके पास, ठीक है, तो वो यहाँ मिल गया। और जो w का है वो बेसिकली आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो वो 6 होता ही नहीं आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आपके पास कम्प्लेक्स फंक्शन हो या कम्प्लेक्स आंसर हो, तो उसमें से आप जो रियल और इमेजिनरी पोर्शन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट अगर हम फाइंड करें उसमें क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। अब लिखेंगे CONJ, और जो भी वेरिएबल है x है मेरे पास, तो मैंने x डिफाइन कर दिया राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। इसको रन करें तो देखिए आपके पास 2.5 माइनस 6 होता होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये आपके पास प्लस 6 होता था, जब कॉन्जुगेट लिया तो माइनस हो गया। और इसके बाद पाई है, तो पाई जब भी आपने डिफाइन करनी होगी मैटलैब के अंदर तो आप सिंपल PI लिख देंगे, ठीक है। तो उसको एज 3.14 समथिंग इक्वली कंसिडर किया जा रहा होगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अच्छा, आपका जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन है, ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें याद रखनी है। अगर आपके पास रेडियंस में है एंगल्स, तो फिर आप सिंपली लिखेंगे sin x, cos x, tan x, secant x, cosecant x, cot x, ठीक है, इस तरह से जो भी है। बट इन केस के आपके पास एंगल जो है डिग्रीज में, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, sin d of x, cos d of x, tan d of x, इस तरह कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज आपके पास जो एंगल था x इक्वल्स टू वो है 3 रेडियंस, ठीक है। अभी परसेंटेज का सिंपल ऐड कर दिया। इससे क्या होगा कि ये जो रेडियंस है ये मुझे याद रहेगा हमेशा से कि ठीक है, ये जो रेडियन है x इक्वल 3 है, ये एंगल है जिसका यूनिट रेडियन है मेरे पास, ठीक है। और y इक्वल्स टू 60, इसके साथ फिर मैंने परसेंटेज ऐड की, तो अगर जो चीज़ आगे ऐड करूँ कमेंट में रहेगा। वो परसेंटेज मैं कर रहा हूँ डिग्री, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा, मैं मैटलैब को जब भी ओपन करूँगा कुछ टाइम के बाद, तो मुझे ये चीज़ क्लियर होगी कि x इक्वल 3 जो था ये कुछ एंगल था जिसके यूनिट रेडियन था आपके पास, ठीक है। सिमिलर y इक्वल 60 जो है वो डिग्रीज की फॉर्म में एंगल है, ठीक है। अब मुझे cos ऑफ x फाइंड करना है। आप लिखेंगे cos, अब आपके पास एंगल जो है 3 वो रेडियंस में है, तो आप सिंपली लिख देंगे cos ऑफ x, ठीक है। बट जब आपने cos ऑफ y फाइंड आउट करना है, अब आपके पास क्या ये एंगल डिग्रीज में है, तो आप सिंपली cos ऑफ y नहीं लिखेंगे, बल्कि cos और इस एंगल के दरम्यान में यहाँ पे d ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा, मैटलैब को ये चीज़ पता चलेगी कि आप जो एंगल्स को इनपुट कर रहे हैं वो डिग्रीज में ना कि रेडियन में, ठीक है। अब जब रन करेंगे तो आपको अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स मिल होंगे। ये आपके पास आगे cos ऑफ x 3 रेडियन जो है वो माइनस 0.9899 होता है, जबकि cos ऑफ 60 डिग्री जो है वो 0.5 होता है, जब यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं इनके। तो इस तरह से आपके पास जितने ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन है आप उन सबको डिफाइन कर देंगे। बस जो चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी होगी ध्यान से वो यही होगी कि ठीक है, आप जब एंगल डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ इंश्योर कर लेंगे, जहाँ पे आप डिग्रीज कर रहे हैं वहाँ पर cos sin tan जो भी है वहाँ पे आप d जरूर उसके साथ ऐड कर लें, ठीक है। इस तरह यहाँ पे cos d ऐड किया मैंने। अच्छा, लेट्स सपोज आपके पास अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, आपके पास तमाम फंक्शन से पहले आप ए ऐड कर देंगे। ए मींस आर्क साइन जो इन्वर्स के लिए यूज होता है। लेट्स सपोज अगर हमें साइन इन्वर्स फाइंड करना है तो आप लिखेंगे ए साइन एक्स, कॉस इन्वर्स फाइंड करना है ए कॉस एक्स, और सिमिलरली सारे चलते जाएंगे। अच्छा, इसमें जो सिर्फ एक फंक्शन है जो देखने वाला होगा वो होगा कोसिकेंट। कोसिकेंट को अगर आप पूरा लिखेंगे COSEC मैटलैब में, तो मैटलैब उसको रीड नहीं करेगा। तो ज़रूरी है कि आप एंगल्स अगर कोसिकेंट एंगल वहाँ मेंशन करें तो आप CSC ही लिखें, ठीक है। यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई हो रहा होगा कि अगर आपके पास एंगल रेडियंस में है तो आप इसी तरह लिख लेंगे जिस तरह से यहाँ पर अभी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ए साइन एक्स और ए कॉस एक्स। बट इन केस अगर आपके पास एंगल जो है वो डिग्रीज में तो आप लिखेंगे ए साइन डी ऑफ एक्स, इस तरह भी हमने किया यहाँ पर। ये था कॉस ऑफ वाई था, ठीक है। अगर आप इन्वर्स फाइंड आउट करना आप करेंगे ए कॉस ऑफ डी, सॉरी कॉस डी, और मे बी आपके पास जो एंगल हो, सॉरी जो आपके पास एंगल थीटा की वैल्यू थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका होगा वो थीटा हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब इस वैल्यू को जब रन करेंगे तो आपके पास वापस एंगल देखें 60 डिग्री आ गया, ठीक है, जो कि बाय 60 था, ठीक है। कॉस ऑफ 60 डिग्री 0.5 होता है, ठीक है, और 0.5 का कॉस इनवर्स होता है, वापस दोबारा से 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ये वही चीज़ हो रही है। अच्छा, देन हाइपरबोलिक फंक्शन है तो जिस तरह आप साइन डी वगैरह करते हैं यहाँ पे साइन एच, कॉस एच, टेन एच, इस तरह से आ रहा हो, ठीक है। और अगर आपका इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है तो इसी तरह से ए सबके स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आता है, अगर आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं या डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, कुछ भी, तो उस केस में क्या कर रहे हो, जिस तरह से आपने अगर tan 2 ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो अब यहाँ पे देखें आपके पास डबल एंगल आ रहा है, ठीक है। इसको डिफाइन करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आप कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं ऐड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली लिखेंगे tan 2, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वेरिएबल है या जो भी आपका एंगल है वो डिफाइन कर रहे हैं। सपोज मेरे पास y है, ठीक है, इसका मैं tan ऑफ 2y फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो ये एंटर किया, इसको रन करते हैं। अच्छा, इसमें रीज़न क्या रहेगी, अब आपने फाइंड करना है tan ऑफ 2x कुछ भी है, ठीक है। अब ये डबल एंगल है, अब वो 2 उस x के साथ बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। आप इस 2 को यहीं पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एंटर करें और आप स्टेरिक का सिंबल ऐड करके उस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करा रहे होंगे। लेट्स सपोज आपके पास tan ऑफ 2 मतलब डबल एंगल आप फाइंड करें, ठीक है। आपको फाइंड करना है tan ऑफ 2 इंटू 98 से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके पास डबल एंगल आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ इस तरह से ये चीज़ है, ठीक है। tan 2 ऑफ 90 आपने फाइंड आउट करना है। इसको मैटलैब के अंदर आप क्या लिखेंगे, tan ऑफ 2 स्टेरिक बाय आपका 90 होगा, जो भी एंगल है वो होगा, ठीक है। तो उस केस में जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें एरर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये आपके पास वो वैल्यू आ गई। तो इसी तरह अगर आपने साइन 2x या कॉस ऑफ π/2x कुछ भी जो आपके पास है वो आप यहीं पर उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, जो भी आपके पास एंगल होगा। देन मैटलैब का एक जो प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है किसी भी क्वेश्चन का रूट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आपके पास किसी भी ऑर्डर की क्वेश्चन है, अगर आपने उसका रूट फाइंड आउट करना है तो मैटलैब आपके लिए बहुत ही वे होगा। अब यहाँ करना क्या होता है, आपने आपके पास ये क्वेश्चन है x² + 4x + 4 = 0, जो सबसे पहला स्टेप होगा। अच्छा, आपके पास जो इसके अगर आप ऐसे कोई पेपर सॉल्व करें जो आपको रिजल्ट आ रहे होंगे वो आएंगे -2 इस क्वेश्चन के 2 रूट्स आएंगे, क्योंकि जो इसमें हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो आपका नंबर रूट्स में 2 आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैटलैब के अंदर आपने कैसे डिफाइन करना है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा A = 1 4 4। अब ये 1 4 4 कैसे है, ये बेसिकली 1 4 4 ये कोफिशिएंट्स हैं x के। फर्स्ट केस में देखें आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर कंपोनेंट था यहाँ पर वो था x², और x² का कंपोनेंट क्या है 1, तो वो 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो